बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है सबसे पहले भारत के मामलात की बात करेंगे जो हमारे ख़िलाफ़ जारियत की गई और भरपूर हमारी तरफ से जवाब भी मिला, लेकिन अभी हमारा हिसाब किताब बाकी है। इस पर बात करेंगे तफसील से और इसके बाद आएंगे गाज़ा का जिक्र करेंगे और फिर हूसी जो कार्रवाई कर रहे हैं तल अबीब के ख़िलाफ़ उसका जिक्र होगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिर एक दफ़ा मुजाहरा हुआ है गाज़ा के हक़ में इज़राइल के ख़िलाफ़, उस पर बात करेंगे। यूक्रेन रूस के दरमियान जंग बंदी हुई है, कब तक रहती है, और फिर साथ ही ट्रंप साहब ने भी एक ऐलान किया है खलीज से मुताल्लिक़, उस पर बात करेंगे। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। टॉपिक बड़े ज़बरदस्त हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, अजीब सूरत हाल है और ये सूरत हाल कम होती हुई नज़र नहीं आती। जो कि हालात हैं और जो सूरत हाल मंजरनामा बन रहा है 18 फरवरी तक की जो सूरत हाल है, इसमें जो कुछ भी हो सकता है। इसमें बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा शिद्दत होगी इसमें जंग में। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि ये पता नहीं है कि दुनिया के किस हिस्से में किस वक्त क्या हो जाए। अभी जो ये मज़ीद जो आपके 10 दिन हैं जी, इतने खौफनाक हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि कहाँ भी आग भड़क सकती है। यू डोंट नो। और ख़ुसूसन ये जो आग का जो ख़तरा है वो यूरोप और जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका के अंदर ज़्यादा है, या इन ममालिक से मुल्हिक जो इलाका जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो तो हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है। इंडिया का दिमाग जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है और मोदी साहब को जो है वो अपने इलेक्शन जो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। दुनिया देखिए, जितने भी वाक़यात हुए हैं वो वाक़यात सब के सब यानी बीजेपी की हुकूमत के दौरान हुए हैं। जो भी आपका वाक़या आप गिन लें जी, जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वो जो उरी का मामला हुआ, वो और जितने भी वाक़यात अगर आप देख लें, 26 फरवरी का वाक़या हुआ वो, और अब जो वाक़या हुआ वो। अब बताइए, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि जो 22 अप्रैल को हुआ है इसमें अभी तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया, जी, अभी तक कोई शहादत नहीं दी जा सकी। अभी तक ये बात लोगों को, दुनिया को ये लोग नहीं समझा सके हम कि भाई इतना खौफ, इतना ज़्यादा आपका तफरीह मुकाम था, इसकी सिक्योरिटी क्या थी। वहाँ पे एक पुलिस आदमी नहीं था, जी, एक असला बरदार आदमी नहीं था, एक लाठी बरदार आपका आदमी नहीं था, एक आपका सिपाही नहीं मरा। जहाँ कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर कम से कम 2-4 सिपाही तो होते हैं ना जी। तो अगर वो जो दहशतगर्द आए थे वो तो पहले सिपाहियों को मारते ना। आप इनको सयाहों क्यों मारते? अब इससे साबित होता है कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाएँ, देखिए आपके जो सयाह मकाम आते क्या हैं, मैंने पैराडाइज पॉइंट है जी, आपका, जो है वो सी व्यू है कराची में, जी, कराची में आपका, जो है कहीं पर भी आप देख लें, चांगा मांगा है, हर जगह आपको पुलिस की चौकियाँ मिलेंगी। वहाँ इतना बड़ा सयाही मकाम है जहाँ पर हज़ारों, और उसके ऊपर 40 किलोमीटर के ऊपर आपकी वो है जहाँ पर यात्रा है, और उस रीजन में आपकी 8 लाख फ़ौज है। 8 लाख फ़ौज है। तो मुमकिन है कि 8 लाख ना हो, क्योंकि ये फिगर आप पुराने ले रहे हैं कि जब से ये चाइना का ये वाक़या हुआ है तो यहाँ से एक डिवीज़न फ़ौज इन्होंने मूव कर दी है। जी, जो 14 डिवीज़न था, जी, यहाँ का 14 डिवीज़न जो था वो लद्दाख को भी करता था और वो कश्मीर को भी करता था, वो सब मूव कर गया वहाँ। फिर इन्होंने वहाँ से उठाया है। तो इस वक्त जो है कम से कम 9 डिवीज़न 9 कोर वहाँ लगी हुई हैं, जी, जो ऑलमोस्ट कोई 11-12 लाख की तादाद में आदमी होते हैं जो वहाँ लगे हुए हैं। अब ये हो सकता है कि जो ये बात कह रहे हैं ये पुराने लोग को पता नहीं है, जो लोग इसका ट्रैक नहीं रख रहे हैं। जी, तो इस लिहाज से वो कभी कभी इंडिया वाले आप पे एतराज़ कर सकते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि वहाँ अब 9 लाख फ़ौज नहीं है कश्मीर में, जहाँ पर अगर आपको जो 6 आए थे तो 10 फ़ौजी काफ़ी थे उनके लिए। अगर वो आते तो फिर फ़ौजी मरते, वो तो नहीं मरते। फिर मुझे ये बताइए कि वो तो फिर आपको इतने आराम से काम कर रहे थे कि उन्होंने आपको नंगा किया, आपको उन्होंने कलमा पढ़वाया, औरतों को उन्होंने छोड़ दिया, और आप जो काम करते थे कि लोगों से कलमा पढ़वाते थे फिर मारते थे, जो काम आपको आता था वो काम उन्होंने किया।
तो ये काम तो इसका मतलब है कि आप ही ने किया। अब कह रहे AK-47 राइफल थी, भाई वो तो वो ज़रूर है कि एक गोली भी चला सकते हो, लेकिन ये गोली चलाने का वहाँ तो आपको फायर खोल देना चाहिए था। बाकी क्यों छोड़ रहे हो तुम, बच्चों को भी क्यों छोड़ रहे हो? जब तुम बच्चों को यहाँ मार रहे हो तो भाई वहाँ क्यों छोड़ते हो? तो भाई वो आपका बना बनाया खेल था कि भाई आपको चुन चुन के मारना है और सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डालना, न सिर्फ ये डालना, पूरी दुनिया पर डालना। वो इसराइल का खेल था। इसराइल का खेल ये था कि वो जो, क्योंकि हमारे यहाँ फतवा हो गया जी, तो ये ख़तरा था कि पाकिस्तान के मुसलमानों की, तो अगर पाकिस्तान के मुसलमानों की और ख़ुसूसन देवबंदियों की, जो कि बड़ी तादाद रहती है खलीजी मुल्कों में, इनकी अगर नज़र पड़ गई उसके ऊपर तो फिर इसराइल के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को बिजी रखना चाहा यहाँ पर। अमेरिका की ये ख्वाहिश हो सकती है, हम कहते हैं अमेरिका भी इसमें शामिल था, कोई आदमी नहीं माने ही ना माने उसको। अमेरिका को अमेरिका का मनी ट्रैप है कि भाई ये अभी भी क्या कर रहा है, दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं वो भी उससे भी बात कर सकता हूँ, मैं उससे भी बात कर सकता हूँ। कह रहे दोनों ने जो कुछ करना था कर लिया, अब खामोश हो जाएं। वो भाई आप खामोश नहीं, दोनों को आप शेयर दे रहे हैं। नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो डिफेंस किया अभी। भाई अभी मैं देखिए, बात ये है कि असूली तौर पर तो आपने उनको इतना मारा है जी कि उनकी नस्लें भी याद करेंगी। जो आप नहते मुसलमानों को शहीद कर रहे हो यहाँ का, और फिर भी नहीं मान, शरारत नहीं मान रहे हो। अब देखो आपकी पिटाई हो गई, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का आपको नुकसान तो डायरेक्ट हो गया, फिर आपका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर वो तबाह हो गया। इसका मतलब उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। भाई। एक डिवीज़न में करीब करीब वहाँ पे 5,000 फौजी होते हैं इंडिया के अंदर। 5,000 नहीं होंगे, 3,000 तो होंगे। 3,000 में भी अगर 500 आदमी मारे गए या 500 आदमी ज़ख्मी हो गए तो बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन आपने ये नहीं था कि पाकिस्तान की तैयारी का ये आलम था, क्योंकि उन्होंने एक एक जगह को निशाने में रखा हुआ था। ये नहीं था कि आप वो खामोश बैठे हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप हमें ठोकोगे, हम पर हमलावर हो गए तो फिर हम आप पर हमलावर होंगे। उन्होंने पहले निशान बनाया हुआ था कि ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो जो इतने 8 मकामात के जो मैंने सिर्फ नाम लिए हैं, किसी ने नहीं लिए अभी तक एंकर ने, वो 8 मकामात पर आपने उनको इतना ठोका है, मिसाइल मारे हैं कि वो अभी तक कर्फ्यू के आलम है। अभी फुटेज आ रही है कि साहब ये वो जगह थी जहाँ पर जो आप इतनी हसल बसल होती थी कि रोड में ट्रैफिक होती इतना ज़्यादा होता था, लोग यहाँ चल नहीं सकते थे। आज यहाँ कर्फ्यू का सा आलम है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जैन साहब, ये मनी ट्रैप है। ये मनी ट्रैप को थोड़ा वजाहत करें इसकी। भाई मनी ट्रैप यूँ है कि अमेरिका को पैसे चाहिए जी, जो कि वो ऐलान कर रहा है जी। मुझसे कहा कि हमें 1 ट्रिलियन डॉलर दे दो। इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर का सरप्लस है, तो वो ये कहेगा भाई मुझे 500 दे दो, 400 दे दो, और 200 बिलियन आपके लिए काफ़ी हैं, बाकी 400 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। तो वरना तो फिर आप हमारे F-30, और आसान काम है, हमारे सड़े हुए गले हुए आउटडेटेड जो हमारे F-35 हैं वो ख़रीदो हमसे। उसमें से भी हम एक पुर्जा रखेंगे ताकि हमारे भिखारी रहें आप। हमें पूरी आपको टेक्नोलॉजी नहीं देनी। ये रूस तो नहीं है कि आपको दे दे। रूस ने फिर क्या दिया आपको? MiG-21 दे दिए जो कि यानी कॉफिन है, यानी उड़ते हुए कॉफिन कराते हैं वो जी। 29 दिए जो। अच्छा अभी तो जो 21 का तो ये हाल है ना कि उसको तो ये कहा जाता है, वो तो सब ग्राउंड कर दिया। वो तो इनके खुद इनके जो फजाइया के लोगों ने कहा कि भाई ये उड़ते हुए कॉफिन है। हाँ, ये तो समझे जा रहे हैं आप मरने के लिए। अच्छा तो भाई बात ये है कि देखिए वो कितने पुराने हैं, आपको ये भी तो देखा ना भाई। उस ज़माने के तो वो बहुत जदीद आ रहे थे। फिर MiG-29 है वो भी गिर रहे हैं। अब आपने क्या किया, एक तैयारा जो है जो इनका बड़ा था, जिसको जिन्होंने हार पहनाए थे, इन्होंने उसके ऊपर इनके ऊपर उसकी यात्रा की थी, उसकी पूजा पाठ की थी, बड़ी तकरीब करते थे उसकी तो। राफेल जिसका नाम है जी, उसको आप ऐसा रखा था जैसे कि बुतों की पूजा करते हैं, और ये कहते थे कि साहब ये अगर होंगे हमारे पास तो फिर 27 अक्टूबर वाला वाक़या, 27 फरवरी वाला वाक़या नहीं होता 2019 जी। और भाई उससे ज़्यादा हो गया। अब तो 3 तैयारे आपके गिरा दिए। एक तैयारे की कीमत 288 मिलियन डॉलर का है, तो तीन कितने के हो गए? 700 प्लस के मिलियन डॉलर के हो गए। फिर आपका एक आपने गिरा दिया सुखोई 30, कोई कीमत का तो होगा,
फिर उसमें फिर कुछ चीज़ भी लगी हुई होंगी, उसके एक्सेसरीज भी लगी होंगी, उसके नखरे भी आपने बर्दाश्त किए, पूजा पाठ के भी 10 रुपये लगे होंगे, वो भी आप लगाओ उसके अंदर। तो टोटल एस्टिमेट ये है कि वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर की आपने मार मारी एक रात के अंदर, 1 घंटे के अंदर। फिर एक और बात कही जा रही है कि दुनिया की सबसे तवील तरीन डॉग फाइट हुई है। 40 से 50 मिनट का टाइम दिया जाए, 1 घंटे की बात कर रहे हैं आप, 40-50 मिनट कर दें, कोई बात नहीं, 1 घंटा ही हो गया। और 127 तैयारे आमने सामने। 127 इसलिए थे कि 70 उन्होंने उड़ाए थे जी, 36 हमने उड़ाए थे। अब गिन लो उनको, जो भी गिनना है 100 हमारे लिहाज से, तो वो फिर तो कम हुए, 106 हुए। 106 हुए जी, आप इससे 127 कर लें। आखिरी फिगर जो आया 127 मुमकिन है कि हमने बढ़ा दिए हों बाद में, नहीं, उनके बढ़ा दिए होंगे उन्होंने बढ़ाए, तभी तो हमारे वालों ने कहा कि हमारे ज़्यादा। पास तो जो हमारे जो ब्लॉक 3 था वो काफ़ी था इनके लिए। एडिशनली हमारे पास वो आ गया जेटेंसी J10C आ गया, तो वो रडार है, वो आपने उनको मारा। फिर आप गए, आप वहाँ पर करें मुजफ्फराबाद में आपने क्या किया, एक मस्जिद को फिर वहाँ पर शहीद कर दिया। फिर आप गए वहाँ पर कोटली, वहाँ पर भी ये हरकत की आपने। फिर आप गए वहाँ पर क्या ये जो मुरीदके में, जी, मुरीदके में क्या रखा है? मुरीदके का ज़माना ख़त्म हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मस्जिद है वहाँ पर फिर आपने मस्जिद पे हमला किया। यानी बेवकूफ़ों की इंतहा की हद है। सिम्बॉलिकली करना चाहते हैं अपने आदमियों को, इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा जी, अब एक बात हो गई, तो जब वो उन्होंने पे लोड डाल दिया अपना, तो हमारे जहाज़ों ने उसको मार दिया। अब उसके बाद तो हथियार भी नहीं थे, जो तो अपना पे लोड गिरा गए। तो जैसे वो मुड़े वैसे उन्होंने ठोक दिया उनको, वो जाके गिरा बठिंडा में, भावलपुर वाला। तो जी, अब दूसरा जो था अखनूर में मारा हमने इनका, मैंने वो अखनूर में पड़ा हुआ, उसको उठाते फिर रहे हैं। वो जो बठिंडा वाला तो उसको तो उठाते हुए हेलीकॉप्टर पे में तो कोई बहुत सारी तस्वीरें आ गई हैं। फिर एक मारा हमने श्रीनगर के अंदर, वहाँ से मूवमेंट कर रहे थे लोग, तो श्रीनगर के एयरपोर्ट को नाकारा कर दिया आपने। ये तो जिक्र ही नहीं कर रहा, आप लोग कर ही नहीं कर रहे हो। जब श्रीनगर के में मारा है तो उसके ये सारे अखबार वो कह रहे हैं, मैंने दुनिया भर के अखबार, कि वहाँ पर इतने वहाँ पर डेब्रिस पड़ी हुई जहाज़ की कि पहचान ही नहीं जाता कि ये जहाज़ क्या था। अब सुखोई 30 की बात सुन लें, उसको वहाँ गिरा दिया पीछे कश्मीर वाले इलाके में, 929 को गिरा दिया आपने। उनके 2 ड्रोन गिरा दिए जो कि वो इजराइल के थे। फिर 2 ड्रोन पहले गिरा दिए, अभी इसमें 7 तारीख की रात को उठा दिए। मैं तो आपको आप 3 बजे उठाया आपको जी, यानी मैं तो 12 बजे सुन रहा था। फिर मैंने कहा आप हम चेयरमैन साहब को उठा दें, मैंने उसको क्या, अगर कोई काम करना हो तो हम तैयार हैं। तो अब सवाल ये है कि अब जो फ्रांसीसी से जो तैयारा राफेल है जैन साहब, इस पे तो बड़ा ये झूमर है पूरे यूरोप का, न सिर्फ फ्रांस का नहीं जी, पूरा यूरोप उस पर फख्र करता है। और मेरे साहब एक और ख़ास बात थी कि ये फ्रांस का पहला तैयारा है तारीख में जो गिरा है, और वो रो रहे हैं। वो उनके मार्केट, वो उनके स्टॉक जो शेयर थे वो गिर गए। हाँ, वो लड़ाका तैयारा, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे वो। चाइना गिर गए, चाइना वाला तालियां बजा रहे हैं कि लो भाई हमारा जो अरब दस्ता पाकिस्तान है वो हमारी इनका बढ़ा रहा है। JF-17 थंडर भी ऊपर गया है, हाँ, और वो J10C भी वो भी गया, ऊपर चला गया। तो अब वो इतने दिनों में तो उन्होंने पूरी कीमत निकाल ली जो उन्होंने हमें दिया हुआ। उसके जो इब्तिदाई जो खबरें थी वो 18% उसका शेयर बढ़ गया था। इनका 5% गिरा। हाँ, तो फिर वो और अब ज़ाहिर बढ़ता ही रहेगा। और डॉग फाउट होते रही एक घंटे तक, और हमारे एक तैयार नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है। तो बता दो भाई, अगर आप में इतनी हैं, आपके सेटेलाइट 129 सेटेलाइट आपके हैं, एक ही दिखा दो ना या पुराने देहात ही दिखा दो। अब मगर तुम तो झूठों के बादशाह हो। नहीं, वो इनके सोशल मीडिया पे गाजा के जो बमबारी है वो दिखा रहे थे। बताइए, अब वो पकड़े भी गए, उसको BBC ने क्लियर किया कि नहीं भाई ये गाजा की फुटेज है। तो बताइए, अब तो उससे क्या जाता है? वो गरीब बेचारे आवाम हैं, सारी ज़िंदगी भूखे नंगे गुलाम ज़हनियत के मालिक हैं, उनको क्या पता कि ये मोदी उनके साथ में क्या खेल खेल रहा है जी। इसलिए ये जहन में आप बार बार कहता हूँ, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं कहता हूँ कि ये गुलामी के काबिल लोग हैं, ये कभी आज़ाद नहीं रह सकते हैं। इनको जब तक, देखिए इस्लाम आ गया, 2-3 बड़े मज़ाहिब हैं दुनिया में, जो कि
जो कि यानी मुसलमान कहलाए जाते थे अपने दौर के, भाई पहले यहूदी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जी ये उस ज़माने के मुसलमान हैं, फिर ईसाई हैं वो उस ज़माने के मुसलमान हैं, उसके बाद में जो बाद में आए तो उस अब इस दौर के हम मुसलमान हैं, जो अल्लाह के जो सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं अब। तो सवाल ये है कि वो ये मुमकिन है कि कोई इनके यहाँ मज़हब में कोई नबी गुज़रा हो, लेकिन कोई ऐसा नबी नहीं गुज़रा जिसका ज़िक्र यहाँ मौजूद सिवाय ज़ुल्करनैन के, जिसके पर जामुल कलाम का कहना ये था कि ये जो ईरान का बादशाह था जिसने इनको स्पार्टा वालों को शिकस्त दी थी, बड़ी जंग लड़ी उस आदमी ने और उन्होंने उसको शिकस्त दी थी। जी मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। जी नाज़रीन, मकसद वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं और फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आप कह रहे थे कि और कुछ मज़ीद बात करनी है। भाई देखिए, बात यह है कि साइरस द ग्रेट जो था ईरान का बादशाह, जी उसने ये लोग मैंने बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम तो उसे ज़ुल्करनैन कहते हैं, जिसमें कुरान शरीफ का जिक्र है, कुरान शरीफ में उनका जिक्र है। तो साइरस ग्रेट ने बड़ी कामयाबी हासिल की और ये स्पार्टा के लोगों ने, जिन्होंने एथेन के लोगों को हराया था, जो उस वक्त की इमर्जिंग पावर थी, थियोडोडाइट जो थ्योरी है उसके तहत, वो थियोडाइट जो था वो जनरल था एथेन का, उसने ये थ्योरी दी थी कि जब और वो एथेन का जनरल था, वो हार गया था और लेकिन वो तारीखदां भी था, साइंसी तौर पर तारीख लिखी उसने ये लिखा कि जब भी कोई एक राइजिंग पावर होती है और जो एग्जिस्टिंग पावर होती है उसके दरम्यान में एक जंग होती है, तो उसमें फिर ये फैसला होता है कि कौन उस वक्त की ताकत बनेगी। तो उसे कहा जाता है थियोडाइडिस थ्योरी। और इस पर एलिसन जो है एक प्रोफेसर है अमेरिका का, जो अभी तक हयात है, अभी उसकी 84 एज है जी, वो प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। उसने ये कहा है कि नहीं, और चीनियों ने भी कहा है, जो हेनरी वहाँ का है वो, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम जो चीनी और हम जो है वो साथ साथ मिलके रहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि एक को शिकस्त होती है और दोनों में जंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि चीन के दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में एक जंग होना ज़रूरी है उस थ्योरी के मुताबिक। लेकिन इस थ्योरी को नलीफाई खुद एलिसन ने भी किया है और इसने भी किया है, हेनरी ने, जो कि इनका प्रोफेसर है। तो हेनरी, उसका और भी आगे नाम है, जो चीनी बनाता है उसको जी, उसने कहा है कि ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें लड़ाई हो फिर जीत जिसकी की हो। तो स्पार्टा के लोग जो जीते थे उसको उन्होंने साइरस द ग्रेट ने हराया था। वो बहुत ख़तरनाक हो गए थे और फिर इसके बाद में वो इतने ताकतवर हो गए थे, लेकिन उनको फिर तह बाला कर डाला था उसने साइरस द ग्रेट ने। फिर साइरस द ग्रेट के तो बहुत किस्से हैं कि वो आखिर ज़मीन में पहुंचा। अब उसमें बहुत सी कहानियाँ ये हैं कि वो फलानी जगह है, फलानी, वो तो जो जगह पे दीवार थी जिसमें तो वो तैमूर ने खुद जाके देखी, वो टूटी फूटी थी, वो नहीं है, कोई और जगह है, वो कोई और जगह है। वो कहा जाता है किसी ऐसी सवारी पे गया था वो, जो कोई सवारी नज़र नहीं आती है, वो दुनिया का कोई आखिरी कोना जब आखिरी सूरज गुरूब होता है, डेनमार्क वगैरह के किसी इलाके के अंदर होता है जी, या मुमकिन चीन में होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल। अच्छा, अब बहस ये है कि एक तो राफेल का मारा जाना है, बड़ी तौहीन आमेज़ बात है पूरे यूरोप की, पूरे फ्रांस की, और इसके अलावा ये इसराइली साख्ता ड्रोन का मारा जाना दूसरी बड़ी शिकस्त है। इजराइलियों को भी मालूम हो गया कि हमारे भी गिरा जाए। अब इसके बाद में जब ये हो गया तो अब जो क्या करें, उनका अपने सुबकी कैसे मिटाएं। जी, तो रोज़ हमारे ख़िलाफ़ ड्रोन भेज रहे हैं। अभी आज जो है, आज ये वाक़या 7 तारीख का है, 7 तारीख को हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब 8 तारीख से आप हमारे ख़िलाफ़ ड्रोन भेज रहे हैं। अब उसमें लेकिन नुकसान हमारा ये हुआ है कि एक पाकिस्तानी शहीद, 4 फौजी एहलकार समेत 6 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब कहाँ किया है ये आप देख लें, उसका नाम हिराब ड्रोन्स हैं, तो वो आप देख लीजिए कि। अच्छा मेरे साहब, ये एक बात बताएं, ये ड्रोन भेजने की क्या वजह हो सकती है? कोई चीज़ चेक करोगे ना वो हमारी? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपने आवाम को बताने की चाहिए कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं, पाकिस्तान के हर शहर पे हमला कर रहे हैं। अब वो क्या करें,
अब वो ये छोटे छोटे ड्रोन भेज कर अपनी किस्मत आप बता रहे हैं आवाम को, अपने आवाम को समझाने के लिए, देखो जी हम कितने हमला कर रहे हैं। अब समझने वाले समझ रहे हैं कि अब ये बेवकूफ़ बना रहा हमें। लेकिन हमारा भी तो टैकल सिस्टम वो देखना चाह रहे होंगे ना कि कहाँ कहाँ ये टैकल होते हैं फौरी और कहाँ होते हैं देर अच्छा, से। मुझे ये बताओ कि ड्रोन क्या कर लेगा हमारा? मतलब वो शहरी आबादी को तो नुकसान ज़्यादा है, किसी घर पे गिर जाए तो नुकसान है ना। भाई आप देखिए हमारे जो हमारे जो कैंट हैं वो तो एक निज़ाम के तहत उसकी हिफाजत हो रही है जी। अब हमारे हर घर की हिफाजत नहीं कर सकते, अलबत्ता हम फिर इस मुल्क को तबाह कर सकते हैं। इसका इलाज यही है कि जहाँ से उड़ रहा हो वहीं उसी उड़ा दो। भाई जिस तरह से आपने श्रीनगर को उड़ाया जी, इस तरह से जहाँ से उड़ रहे हैं वहाँ से उड़ा दो उनको। अब उड़ने की जगह पता चल रहा है गाँव से उड़ रहे हैं, क्या करना है उसका गाँव को मार, बेचारे गरीबों को मारने का। एक बात भी देखें ना आप, आपने ये किया ही नहीं जी। तो अब ये जो बात है कि कहाँ कहाँ गिर लें, ये सुन लें आप। ये चोलिस्तान में एक ड्रोन, भारतीय ड्रोन मारा गया, गुजरावाला में, चकवाल में, अटक में, बावलपुर में, शोर में, उमरकोट में, घोटकी में, ये सब जगह आपके हो गए। फिर इसके अलावा गुलशन हदीद में हो गया, एक जो है दालती टुकड़े कमरे लिए शाहकोट में और धारवाली में। तो अब रावलपिंडी रेस कोर्स के करीब ड्रोन गिराया गया, या फूड स्ट्रीट में ही घुस गया अब फूड में घुस गया, वहाँ पर म्यानो में, सिंध के शहर म्यानो में घुस गया, जो आप कह रहे हैं कि घोटकी के करीब है जी। तो अब बताइए कि एयरपोर्ट पर 3, जबकि बरकी रोड पर एक ड्रोन मारा गया वाल्टन एयरपोर्ट पर। तो अब वाल्टन पे क्यों हमला कर रहे हैं? पुराना है, वो समझते हैं हमारे यहाँ पर कोई बहुत चीज़ें छुपी होंगी। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि हमारे वहाँ कुछ छुपी हो। भाई जो जहाँ छुपी हो वहाँ तो तुम्हें पता भी नहीं हो कहाँ है जी। जब खुद ही तुम कहते हो कि हमने जब अमेरिका हम पर हमला करना चाहता था हम ठेलों पे चला दिया, तो फिर क्या करेंगे तुम? अब ठेलों पे हमला करो हमें, जो फ्रूट बेच रहे हैं जहाँ पर हम। अब बात ये है कि ये सिर्फ हंसने की बात है इनके, जैसा अब इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। और अलबत्ता ये है कि ये हमारी जो बेइज्जती, ये जो हमारी ये तौहीन ये हो रही है कि हमारे खुद मुख्तारी पे हमला कर रहे हैं जी। उसकी सज़ा हमें देनी चाहिए, वो दे देनी चाहिए। अच्छा, ड्रोन से हमला करने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि आवाम में ये तासुर जाए। नहीं, आवाम में इंतशार पहले तो आपका वो पूछ रहा है करण थापड़ जो है उसे जाहिद हुसैन से पूछ रहा है, पब्लिक में कोई आपको नजर आया? उसने कहा था पब्लिक तो वहाँ पे सारे नॉर्मल काम चल रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे बड़े संजीदा जवाब दिए और बिल्कुल सीधे ज़्यादा बात ही नहीं की। उसने कहा जी वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं, वहाँ तो नॉर्मल लाइफ चल रही है, स्कूल भी चल रहे हैं वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अब नॉर्मल चल रहा है। आप कौन से अपने दफ्तर नहीं गए क्या? ये दफ्तर नहीं आए क्या? ये कराची में जो ड्रोन आया ना गुलशन हदीद में, वो एक खातून के मैं कमेंट सुन रहा था, वो उन्होंने किसी मीडिया में दिया, वो कह रही है कि भाई मैं तो खुद छत पे गई देखने के लिए। ड्रोन कैसा होता है कि लोगों को कोई खौफ नहीं है। वो कहते हैं हाँ इंडिया आइए आपके हम ज़रा खातिरदारी करते हैं। भाई अभी वो सरगोदा में जब हुआ तो वहाँ चढ़ के देख रहे हैं अपने घरों की छतों पर। जी, ऐसे लोग हैं जी पाकिस्तान के लोग। भाई बात ये है कि हमें अपनी मौत से नहीं डरे। जी देखिए मेरे साहब, देखिए हमारे रिश्तेदारों ने हमसे पूछा, हमारे बच्चों ने हमसे पूछा, मैंने भाई देखो बात ये है अगर मौत को ऐसे ही आना हुआ तो आ जाएगी। अब ये घर में तो हम सिस्टम नहीं लगा सकते कि ड्रोन लगाओ। हाँ, उनको उड़ाने का बंदोबस्त हम कर सकते हैं, हमारे पास जो भी गोली होगी हम लगा देंगे उसको, लगती है लग जा, नहीं लगे तो नहीं लगे। लेकिन भाई उसकी जो भी जगह होगी जहाँ पर फ्यूल होगा या जहाँ भी उसका कंट्रोल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वहाँ गोली लग गई तो फिर तो तबाह तो हो जाएगा ना भाई। लेकिन मेरे साहब देखिए अब हमारी तरफ से एक भरपूर जवाब तो बनता है कि वो दिया जाए। बात ये है कि पाकिस्तानी एक तो ये करना चाहते हैं, जैसा ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हमने इतने वहाँ पर इतने आदमी मारे, वो जब तक कि इंडिया की आवाम के सामने वाज़ेह न हो जाए उस वक्त तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इल्ला इसके कि कोई बहुत बड़ी फिर कार्रवाई वो करें। अब जिस वक्त वो वाज़ेह हो जाएगा तो वो खुद हमने जो तरकीब इस्तेमाल की है वो खुद अब इसके मुद्दी के खिलाफ हो जाएंगे कि सारे इतने पिट के आगे शर्म मारो और फिर उसके बाद शर्म करो, हया करो कुछ तो, बकौल हमारे ख्वाजा आसिफ के, कुछ हया करो कुछ शर्म करो। तो अच्छा खैर आपने जब वज़ीर दिफा का जिक्र कर दिया है तो वो उनकी तरफ से भाई वज़ीर दिफा हमारा अच्छा है जी, वज़ीर दिफा में जान है और वो जम के बोलता है। हाँ, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ये मुकम्मल जंग हो सकती है।
तो क्यों नहीं हो सकती है? हमें क्या डर है? हमें तो कोई डर नहीं है इंडिया से। हमें इंडिया के एक एक निशाने का पता है। इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हम उनकी हर चीज़ तबाह कर देंगे। अब आपके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ट्राई कर लो। तुम्हारे अगर हमने यानी अरिहान को ना तबाह किया इससे पहले कि वो हमला करें, तो फिर हमारी जो किस्मत है हम बर्दाश्त कर लेंगे। अरिहान को हम तबाह कर देंगे जिससे पहले के आप हम पर हमला करें। मुमकिन हम पहले ही इसको तबाह कर दें जिससे पहले कि हम ज़मीन पे हमला करें। अच्छा, फिर ये एक और बात कर लें, ये और जो उनकी जो आबदोज है उसको भी हम तबाह कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारे निशाने पर है। ये जो अभी जो आप कह सकते हैं कि आप बढ़ के मार रहे हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप कहें ये बात। नहीं, मुझे तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जाहिर है ये नहीं, आप इसकी कहें तैयारी तो है। एक बात हाँ, कि भाई लोग ये कहेंगे जो इस- आप जो बात कर रहे हो, हाँ, आप इस एतमाद की वजह, हाँ, ये पूछ सकते हैं। बात यह है कि सबसे पहले हमारे पास अबदोज हमारे पास आई थी, तो उसमें जो हमने तजर्बे किए हैं, उस तजर्बे की वजह से हमारे यहाँ ये तो जहाज़ को तो छोड़ो, जहाज़ तो बहुत बड़ी बात है, अबदोज उससे भी बड़ी बात है। अगर हमारे यहाँ मछली भी कुछ दाखिल हो जाए, बड़ी शार्क भी मछली दाखिल हो जाए नहीं, तो हमें पता चल जाता है कि नई मछली दाखिल हुई है। हमने कहा क्या कैसे पता लगाते हो? कल हमारे पास डाटा है जब सारे समंदर का। जब वहाँ तूफ़ान आता है तो क्या होता है, जब तूफ़ान नहीं होता क्या होता है, जब वो नॉर्मल होता है तो क्या होता है, जब जहाज जाता है तो क्या होता है। इसी तरह से हमारे पास फ़िज़ा का डाटा है। जो हमारा एयर कमोडोर है ज़ाहिद हसन जी, उसने एक ज़माने में ये बात हमारे प्रोग्राम में कही थी कि हमारे पास एयर का डाटा है। तो उसमें बहुत से लोगों ने एतराज़ किया था जो उनके दोस्त नहीं थे या जिन्हें पता नहीं था। तो कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है कि इंडिया, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया से 20 साल आगे हैं। जी, वो मैंने कन्फर्म भी कर ली। हमारे दोस्त एयर कमोडोर खालिद बनूरी से, जो कि उनसे बहुत सीनियर है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात की उस आदमी ने। तो फिर मैंने उनसे कहा भाई इसका सबूत दो। तो उसने कहा सबूत ये है कि जो मशीनें हमारे पास 20 साल पहले थी, वो इंडिया ने 20 साल बाद में ख़रीदी, बस इससे ज़्यादा बढ़ कर क्या हो सकता है। तो हमारे पास एयर का भी डाटा है, हमारे पास इसका समुद्र का भी है, और पूरे इंडियन ओशन का जो इंडिया की सरहद से मुल्क है, पूरे इंडियन ओशन का नहीं है हमारे पास। जो इंडिया के साहिल के 100 किलोमीटर के अंदर आया वो हमारे पास डाटा है। 100 किलोमीटर से आगे क्यों जाएगी वो, और जाएगी तो फिर वापस तो हमला करने के लिए तो हमारे 100 किलोमीटर में आना ना उसे, उस वक्त हम उसको मार देंगे। लेकिन देखें वो ये जो सिंध तास वाली बात की उन्होंने, तो ये उस पर अमल अच्छा, कर तो रहे हैं अगर ना? सिंध तास को ख़त्म करते हैं तो तुम्हारे पास छोटा पानी बड़ा पानी है नहीं है, तो गिराओ ना उसको अपने उसमें, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा वहाँ पानी जाने का, फिर ठीक रहेगा। भाई वो रास्ता पानी खुद ही बना लेगा। जी, जो बस्तियाँ होंगी वो डूब जाएंगी, वो लोग भाग जाएंगे और पानी जाके दरिया सिंध में गिर जाएगा। वहाँ पर क्या मसला है तुम्हें? भाई थोड़े दिनों की बात है ना, उस पर पुल बन जाएंगे 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में। जी, मुमकिन है कि पुल आपने पहले तैयार करके रखे होंगे। भाई इतनी बेवकूफ़ कौम तुम्हारी नहीं है जितनी तुम समझते हो। जी, ऐसा नहीं समझे। वो जब वो कृष्ण गंगा कहाँ चलेगा, जब वो जो पानी वहाँ से जाएगा नहीं। अब अगर आप इनको ये समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ में, जहाँ से पानी जा रहा है उसी को हम उसका रास्ता मोड़ देंगे। नहीं समझ आई अभी तक? जी, मैं समझ गया। जाहिर है आप जब तो हम- वहाँ गए हो। जी, काला पानी, बड़ा जिस वक्त पानी। मैंने रबड़ का डैम का गया था, तो आपका वो जो चीफ जस्टिस था वहाँ जाके बाद देख के आया वो जगह को, कि मैंने कहा था कि छोटा दरिया, छोटा पानी और काला पानी का रुख मोड़ दो। तो अब वो रुख तो उन्होंने मोड़ देंगे, क्या बात होगी, वो गुजरेगा यहाँ से कोट हबीबुल्लाह जाके गिर जाएगा। क्या होगा, एक दफ़ा पानी होगा, फिर दूसरी दफ़ा ठीक हो जाएगा। जी, वो दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाता है। अच्छा, अब इस पे आ जाएं। देखिए, ईरानी जो वजीर खारजा हैं वो हमारे यहाँ आए, फिर वो भाई गए दिल्ली। ईरानी का बहुत शुक्रिया। अब ईरानी की बात, ईरानी तो अब खुद मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो कौन सुनता है उसकी। लेकिन वो जब यहाँ आए और वो यहाँ से दिल्ली गए, जब दिल्ली गए और उनकी मौजूदगी में इन्होंने हमारे यहाँ कार्रवाई की, तो ये तो एक गलत सी सफारती। भाई तो अब ईरान को वो कब घास डाल, वो जानते हैं कि घुटना जो है पेट की तरफ मुड़ता है। जी, तो वो मुसलमान है, वो कहाँ जाएंगे। और वो जो हमारा
नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई है, ये हमारे पर हमला करेंगे अफगानिस्तान से, तो 3 दफ़ा तो इनका खून बहाएंगे हम यहाँ पर इसमें अटक पे। और फिर ईरान की वहाँ ईरान भी आएगा हमारी मदद को, उज़्बेकिस्तान भी आएगा, किर्गिस्तान भी आएगा, इवन रशिया भी हमारी मदद को आएगा, और फिर हम इंडिया पे कब्ज़ा करेंगे। ये इनकी वेदों में भी मौजूद है कि मुसलमानों को यहाँ हुकूमत होगी 30 साल तक। जी 30 साल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें, मुसलमानों की हुकूमत होगी, फिर एक राजा उठेगा, फिर वो कब्ज़ा करेगा, फिर उसकी हुकूमत होगी। ये कह रहे हैं सब के सब, इनके वेदों में मौजूद है कि मुसलमान कब्ज़ा कर लेंगे। बिजनौर तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, बिजनौर तक। बिजनौर का मतलब उस वक्त सिम्बॉलिकली को बिजनौर की बड़ी जगह होगी नेमतुल्लाह शाह वली के ज़माने में, तो बिजनौर का मतलब यूपी को कब्ज़ा करेंगे, बिजनौर तो यूपी में है। अच्छा, ये अभी इस पे बात कर लेते हैं, मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ये जो आलमी सतह पे इनका जो बयानिया पिटा है, ठीक है, रूस उनके साथ नहीं, मतलब रूस ने भी ये कहा। बताओ कि जब तुम ये रोज़ कहते हो कि शेर आया, एक दिन तो आ जाएगा ना शेर। जी बगल वही बात। अब ये बयानिया इनका इतनी दफ़ा कह चुके हैं, पिट गया इनका, और सबूत नहीं दे सके। यार ये बताओ ना कि इतनी बड़ी वहाँ पर आबादी है, यार कोई हिसाब लगाओ। 9,246 जो उस वक्त का फिगर है, वो छोटे से इलाके में। आप उस इलाके की तारीख देख लो कि 1992 में आपने बाबरी मस्जिद को गिराया था। जी 1993 से लेकर इवन 2024 पर भी वहाँ पर आदमी मरे हैं। जी तो वहाँ पर आपने क्यों नहीं रखा है सिक्योरिटी का सिस्टम? जी और फिर वो कहाँ गायब हो गए वो आदमी? वो आए, मारा, चले गए, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हमें वो नज़र आए थे झाड़ियों में, दरख्तों में, फिर गायब हो गए। भैया आपने गोलियों से भून दिया होता उन्हें, वहाँ पे गोलियाँ वो नहीं भून रहे। और वो अब ये कहानी है कि जिस आदमी को जो वहाँ का कोर कमांडर उसे हटाया, तो उसने ये कहा कि नहीं पाकिस्तानी ने नहीं किया, इनका खुद का किया हुआ। जी अब वो झूठ है सच है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी तो मौजूद है ना, जब तक वो खुद ना कहे। मेरे साहब इस कुछ 2-3 बातें और हैं वो करनी है, उसकी फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे जी। तो ये इसको ख़त्म करके फिर हमारे पास 2 मौज़ूआत और हैं, उस पर जाएंगे। नाज़रीन, मकसद वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब ये देखें, देखिए पहले ईरान वाली बात कर लें। ईरान के इराक़ची साहब जो आए हैं, वो एक थोड़ा सा सांस लेने को उनको चाहिए कि भाई मैं हल्का अहबाब बढ़ रहा है, मैं ईरान से कौन इन्हें घात डालता है, वो खुद मुसीबत में है। और आजकल ईरान को भी वो हमारे साथ जोड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये लोग भी हमारे, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है कम वक़्त, तो वो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब आइए गज़ा नहीं, अभी गज़ा पे अभी पहले ज़रा अंतोनियो गुतरेस की बात कर लें। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये इंडिया ने गलत किया है, और इंडिया जो कुछ हाँ ये वो बड़ी इम्पोर्टेंट भाई। देखिए वो ट्रम्प तो आपको तीली दे रहा है, ख़ुसूसन इंडिया को दे रहा है, हमें तो कोई कर नहीं सकता। हम उनसे असला ही नहीं लेते जी, सारा असला हम चीनी से लेते हैं, चाइना से। जी अच्छा जी, हम उनकी चाइना की हम एक किस्म का कि हम उनके मार्केटिंग करने वाले लोग हैं जी। हमने उनको मदद दी है, जो हम उनको पता है, हमें पता है, अमेरिका को भी पता है। अब हम उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भाई क्या हर्ज है उसके अंदर? मार्केटिंग के बदले में वो हमें 2-4 जहाज भी दे देते हैं, तो हम हमसे पैसे भी ले लेते हैं। वो पक्के हिसाब किताब के पक्के हैं वो। जी जी, पैसे हमसे पूरे ले रहे हैं जी। पावर प्लांट के मामले में भी बड़े हिसाब किताब के पक्के हैं। पक्के वो काम ही नहीं शुरू कर रहे हैं जहाँ पर अगर पैसे नहीं देते। वो कहते पैसे बंद किए तो हम सामान नहीं दे रहे आपको। अच्छा, वो अभी हम उनके किसी के मोहताज नहीं है, ये बात आपको बताना चाहते हैं हम आपको। लेकिन मैं आपको जो उसकी तरफ निशानदेही कर रहा था मैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जनरल सेक्रेटरी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, अब चलो यार गज़ा पे चलो ना। नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, अब थोड़ा सा आप इसको आप वाइंड अप तो करेंगे ना कि अभी तक हमने एक्शन हमें लेना है जी, और एक्शन हमें अच्छा लेना है इस लिहाज से कि हमारे रोज़ ये टुन बंद होनी चाहिए जी। ये जो इंडिया वाले हर रोज़ जो है पाकिस्तान का नाम लगा लेते हैं, भाई क्या तो मोदी को आप हटाओ। एक ऐसा शख्स है जो कोई खूनी है, एक जिसने आपके मुल्क को तकसीम कर दिया है। एक तरफ आप अगर खुद हम नहीं कह रहे आप हटाओ, हम अब ज़रूर रखो, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। देखिए उसने पूरे इंडिया को तकसीम कर दिया। सिख अलग होना चाहते हैं, क्योंकि जो आप तो हिंदू अलग होना चाहते हो ना जी, तो
आपकी ताकत जिन्होंने जितना बड़ा कत्लेआम किया है वो सिखों ने किया मुसलमानों का, अब वो सिख तो हमारा साथ दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, आप जो आपने फिर मज़हब की बात की है, मुसलमान तो बेचारे दबे बैठे हैं क्योंकि फैले हुए हैं तो वो इसलिए वो कोई तंजीम नहीं बना सकते, लेकिन वो जो 7 रियासतें हैं वो तो सब ईसाई हैं जी। और चिकन नेक है आपकी। उनके कुछ ऐसी जो बड़ी बड़ी अंगूठी पहन के ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा मस्तानी किस्म की, वो ये कह रही हैं कि साहब वो चिकन नेक पे हिंदुस्तान कब्ज़ा कर लेगा। भाई कहाँ से कर लेगा कब्ज़ा? कभी उसको भी कब्ज़ा कर लेगा, बंगाल पे भी कब्ज़ा कर लेगा, बांग्लादेश पे भी कर लेगा। अभी तो आपकी, मैंने ये बार बार कहा है कि जैसे ही इंडिया ने फ़ौजें वहाँ से हटाई, इस पोजीशन में नहीं है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने फ़ौजी हटा ले चीन की तरफ से। जी। जैसे उन्होंने हटाई वो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पे कब्ज़ा किया। अरुणाचल प्रदेश का तो उनका दावा कि हमारा पार्ट है। फिर उनके जो बात वो है वो फिर उसके बाद में कौन रोकेगा उनको, उसको ब्रुकलैंड को, जो कि आपकी छोटा सा इनका जहाँ पे ये बैठे हुए हम इंडियन छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे भी कब्जा कर लेंगे, आपको ऊपर जाने नहीं देंगे, आपको रास्ता सारा बंद कर देंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, तुर्किया का बड़ा अच्छा स्टांस रहा, उन्होंने क्लियर करा, वाहिद मुल्क ऐसा है, क्लियर रहा बिल्कुल, तुर्की का और अजरबैजान का। जी। तैयब एर्दोगान ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं वो बिल्कुल। मुसलमान आदमी है। कहाँ गया? पाकिस्तान आया, मलेशिया गया और इंडोनेशिया गया, बस। लेकिन इस वक्त सऊदीया भी आपका साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है साथ नहीं दे रहा जी। लेकिन अरब मुल्क फिर भी थोड़ा सा बैन रहते हैं, वो चूँकि उनके अभी वो इन्वेस्टमेंट वाले अरबों से काम ले रहा है जी। अरबों के दरमियान में और जो ईरानियों के दरमियान में जो खेल खेला है इसने, चीन ने जी। ये पहले काम हम करते थे ना, हमारा काम तो उन्होंने ले लिया है क्योंकि हम तो आपस में लड़ रहे हैं। वो अब ईरानी इतने सेंसिटिव हैं कि एक दिन मैंने गलती से कह दिया अरेबियन सी, उन्होंने साहब खलीज फ़ारस सही है, प्लीज़ उसको उस पर अभी आ रहे हैं, उसका भी नाम तब्दील करना है, ट्रम्प की वो भी कर देगा वो जी। देखो वो अच्छा, ये मानेंगे नहीं, ईरानी मानेंगे अब जी इंडिया पाकिस्तान वाले मामले को वाइंड अप करें तो फिर हम अगले मौजू पे चलें कि अभी तक जंग तो जैन साहब ये 22-18 तारीख बड़ी जंग हो जाएगी। 18 मई को मैं तारीख दे रहा हूँ आपको, 18, 20, 22 जो भी आप कहें, इस अरसे में किसी वक्त में भी बड़ी जंग हो जाएगी। अब उसके नतीजे क्या होंगे वो हमें नहीं मालूम। तो ये जो मुख्तलिफ मुल्क बीच में आके बात कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि होगा ये, क्योंकि जिस वक्त ये जो फ्लेयर अप कर रहा है वो तो अमेरिका कर रहा है ना जी। पैसे उसे चाहिए, हमें चाहिए, मनी ट्रैप वाला मामला, मनी ट्रैप है ये। हमें तो पैसे नहीं चाहिए हमें इंडिया से। हमें ये मालूम है कि इंडिया तबाह हुआ तो उसके असरात हम पे भी पड़ेंगे। हम इंडिया को तबाह नहीं करना चाहते हैं, हम इंडिया की तकसीम नहीं चाहते हैं। इंडिया खूब फले फूले, मुसलमानों को तंग नहीं करे, कश्मीर को छोड़ दे हमारे लिए बस, बाकी तो फिर खुश रहे यहाँ पर। कश्मीर हमें दे दे, कश्मीर के बगैर हम नहीं छोड़ेंगे आपको। थोड़ा सा हमें सियाचिन वाले मामले पे थोड़ा करना चाहिए था। भाई सियाचिन तो आपकी गोद में आ रहा है ना, अभी जो मैं सुनवाना चाहता हूँ। अच्छा चले ठीक है। सियाचिन तो गोद में आपके आ रहा है जी, क्योंकि हमारा ही था ना वो। भाई आपकी बेवकूफ़ी है। अभी असल बात है, अभी भी जो भी स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जगह पाकिस्तान बैठा हुआ है वो सबसे बेस्ट जगह है सियाचिन की। जिस वक्त भी चाहेगा वो इनका रास्ता बंद कर देगा, क्योंकि वो जिस जगह ये लोग बैठे हैं वहाँ पर बस सिर्फ झोपड़ी की जगह रखने की जगह है, और वो एक रास्ता है जिसको जब चाहे बंद कर दे, चीन बंद कर दे। चीन वहाँ ऊपर बैठा हुआ आपके वो जो झील है जी। तो अब वो ये तो और क्या काम किया उन्होंने भाइयों ने कि साहब भाई हेलीकॉप्टर हम भाई हवाई रास्ते से जाएंगे। अब हवाई रास्ते से किसी को ले जाना कितना मुश्किल काम है, वो कब तक जाओगे? तो एक मिसाइल काफ़ी नहीं है आपके लिए, कहाँ से? स्कर्दू से काफ़ी है जी। चलें फिर आ जाएं, अब अगले मौजू पे आ जाएं। आ जाइए।
देखिए गाज़ा वाला मामला जो है ना वो तो बरबरियत चल रही अभी है। 52,000 की तादाद, ये सरकारी फिगर है। ये सरकारी, ये तो मेरे साहब 580 रोज़ हो लाख गए से हैं। तो आगे 580 बात है रोज़ को आगे। अगर आप हिसाब करें तो मैंने ऑलमोस्ट 3 साल होने, 2.25 साल हो गए हैं। तो अब ये दुनिया की तबाही का पहला आसार है ये। ये 2.25 साल तकरीबन हो गए ना जी। नहीं, 2.25 साल कैसे हो गए भाई? जी 360 कितने हो गए? 720 होते हैं। तो खैर ये 2.25 साल हो गए। अब ये जो देखें, ये 7 जो अक्टूबर वाला वाक़या अभी है तक ना। वो जंगबंदी जो इन्होंने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है जंगबंदी। वो तो बमबारी कर रहे हैं, लेकिन वो बमबारी करके निहत्ते शहरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक आदमी नहीं छुड़ा पा रहे अपना। नहीं, वो उनके पास जो लीवरेज है, जी, वो लीवरेज नहीं छोड़ रहे हैं। वो लीवरेज उनके आदमी है, और मास के पास जो है, हमारे के पास है। वो लीवरेज जो है वो इनके लिए इनकी गले की हड्डी बन गई है। अब क्या करेंगे, मुझे बताओ ना। अच्छा अब इसमें सारे मुल्क मतलब खामोशी से एक हुई हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। वो हुसियों की मैंने तरफ एक से बात ये बता, जी, इस्लाम कैसे फैलेगा? तो ये जुल्म सह के तो जाहिर, लेकिन जुल्म को तो एक हद इस्लाम तक कैसे जिंदा होता है? ज़ाहिर करबला होनी चाहिए उसके लिए। फिर करबला हो रही है ना। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इससे बढ़कर अभी करबला के बाद जो सबसे बड़ी करबला होती है ये हुई है। 580 दिन हो गए हैं, अभी 2 लाख से ऊपर आदमी शहीद हो चुके हैं, और वो अभी तक हारे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है। जी, अभी तक वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। भाई अल्लाह को यही अदा पसंद है भाई। जान तो जानी है आपकी, बताइए, जान तो किसने दी आपको? जान हिंदू ने दी है या इसराइल ने दी है आपको? किसने जान दी है? अल्लाह की जान है। जब तो ठीक हो गया। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल, हर चीज़ उसकी चीज़ में है, जो उसी की तरफ जाना है, हर चीज़ वही देता है। तो अभी उनसे बढ़कर मुसलमानियत का, इस्तकामत का वो इस्तारा बन गए। मैंने आपके अब शहादतें तो हो रही हैं, आपको लग रहा है कि इनसे मर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि जिस वक्त ये बमबारी होती है वो क्या कहते हैं? क्या नारा लगाते नारे तकबीर, हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारा लगते हैं। जी, शहादत हो रही है, अल्लाह अकबर नारा लगा रहे हैं। जी, तो अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आएगी? इजराइल की या बिल्कुल नारा अल्लाह अकबर, अल्लाह के बड़े होने की? वो कह दिखाना होगा फरिश्तों को, देखो मेरी ये मुसलमानों की हालत देखो कि आज जब भी ये हालत है, और मेरी अजमत का ऐलान कर रहे हैं। नाज कर रहा होगा अल्लाह ताला इनकी शहादत के ऊपर। आप कोई अंदाज़ा कर सकते हैं? अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात को और जो फरिश्ते होंगे उनको बता रहा होगा कि देखो ये मेरी मखलूक है, वो रसूल की जो मेरा प्यारा रसूल है उसकी उम्मत है जो मर रही है, लेकिन मेरे अज़मत का, मेरे बड़े होने का ऐलान कर रही है। तो अगर अल्लाह नाज़ा किस पे होगा तो फिर क्या होगा? जन्नत में जा रहे हो भाई। मुझे बताओ, इनका मुझे बताओ हमारे साहबा कराम ने क्या दुआ की? शहादत की, जी, शहादत की मौत। तो फिर ये तो मिल रही है ना। और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाहिश की? जी, कि काश हम उस जमात में होते जब इमाम मेहदी आता है, जी, हम काले झंडे वाले में शामिल होते। फिर बता यार, ये अच्छा, अब थोड़ा सा हुसियों की बात कर लें और फिर हम एहतजाज पे आते हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए, हुसियों भी ने भी जो भी एक बात और भी करनी चाहिए जी। देखिए, ये जो मज़ामत की तहरीक है ये ईरान से उठ रही है। अब अगर कोई आदमी मुतासिब हो तो वो कह सकता है, हम तो मुतासिब नहीं हैं। ईरान से हमें 10 इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि ये ईरान का दमख़म है। और जब आप याद होगा कि हम जब वहाँ पहुँचे थे 2017 में, तो हमें ऊपर बैठने की जगह मिली थी। आप अपने चैनल के लिए वीडियो क्लिप बनाकर वहाँ भेज रहे थे जी। पकड़े गए आप जी, आपसे मोबाइल छीन लिया उन्होंने जी, मुस्कुरा के वापस दे दिया जी, ठीक हो गया। मैं आयतुल्लाह खामनाई को देख रहा था, इसलिए कि मैं उसकी एक एक अदा को देख रहा था और मुझे समझ में नहीं, जो कुछ भी बोल रहा था मेरे समझ में आ रहा था कि वो फारसी में बोल रहा था, लेकिन मुझे मालूम था ये क्या कह रहा। और मैंने कहा भाई ये इसको नहीं हरा सकते आप, बस यहाँ पे मैंने उस दिन फैसला कर गया।
अब मुझे उसके बाद में तुमने वहाँ बैठा दिया मेन उस पर, मुझे मज़ा ही नहीं आया जो मज़ा उसमें उसमें मुझे बैठ के आया ऊपर। वो तो डेलीगेशन के साथ बैठना मजबूरी थी। बेकार की जगह थी ना वो जी। आप नज़र भी नहीं आ रहे थे। खैर उस दिन के बाद तो आए भी नहीं, लेकिन फ़ायदा क्या होता उसको। एक आदमी हड़कार आ रहा है अल्लामा साहब का पैगाम लेकर, आपकी तकरीर कराएंगे हम। मैंने मुझे तकरीर करनी नहीं अब क्या तकरीर कराएंगे, नहीं कराई। जी। तो अच्छा, अल्लामा साहब के पैगाम जा रहे होंगे। वो 3-4 मिनट रह गए हैं। ये जो यूनिवर्सिटी में फिर अभी क्या अमेरिका में फिर हाँ, मैंने ये तमीद इसलिए बांधी थी ज़हन का कि सारी दुनिया जाग रही है, सारी दुनिया में लोग बाग पार्लियामेंट में ऑस्ट्रेलिया में रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, अमेरिका में बेतहाशा लोग रो रहे हैं, यहूदी तक रो रहे हैं, ईसाई रो रहे हैं। तो मैंने क्यों कहा कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के। जी बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी 2 मिनट रह गए। यूक्रेन और के दरमियान में जंग हुई है, क्योंकि 9 मई जो जंग बंदी का उन्होंने जी बहुत बड़ा दिन है जी, विक्ट्री डे मनाते हैं वो हम मनाते हैं। और वो उस दिन फतह का जर्मनी से जो उनका मुकाबला हुआ था जी, उसमें उनको फतह हुई थी। तो 9 मई, और 9 मई मेरा बर्थडे है जैन साहब जी। याद है आप ये देख लीजिए कि अब जो स्टालिन ग्राड कहलाता है, अब जो वोल्गा ग्राड कहता है, वो अड्डा मुतासिर हुआ और इन्होंने इसमें हमला कर दिया है। इन्होंने ड्रोन से हमला किया है कई दर्जनों पर, यूक्रेन ने मॉस्को पे और कई शहरों ड्रोन पे हमले किए हैं, वोल्गा के अड्डा को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा, रूसी मीडिया ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन हमले सुपरमार्केट, टूटी खिड़कियों और राशि इमारत की मिली जुली बैरून दीवारों की तस्वीर भी नशर कर दी। उन्होंने कहा यूस और जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है, जंग बंदी का आगाज़ हो गया। ये जंग बंदी 10 मई की निफ्ट शब तक जारी रहेगी जी। और अब इसके बाद में मेरे ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि ये इनके रवैये पर है, अगर ये यहीं रुक जाते हैं तो हम भी रुके रहेंगे। वो स्तर जो है इनका स्तर उनका स्तर एक साथ होता है जी। उन्होंने कहा उस वक्त भी हम जंग बंदी कर लेंगे और फिर उसके रवैये को देखेंगे। लेकिन भाई वो शरारती है, वो नहीं मानेगा। जो आदमी के पीछे यूरोप के ज़ेलेंस्की को कुछ एडवेंचरिज्म का शौक है नहीं और वो पीछे भाई बरतानिया है जी। यही वजह है कि हमारे नेमतुल्लाह शवली ने कहा था कि रे इस्लामी मुल्क जो है एक अलीफ नामी मुल्क को तबाह कर देगा जी, दुनिया में, वो किस्सा पारी ना हो जाएगा। अब वो मालूम नहीं कौन है जी। अच्छा, आखिरी 1 मिनट है। ये सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं अगले हफ्ते ट्रम्प साहब, अगले हफ्ते जा रहे और कहते हैं जी पर वो नहीं, वो सऊदी अरब नहीं, यूएई भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे, वो सब जाएं, वो अरब मुल्कों हर जगह से माल खींचेंगे जी। और फिर कह रहे हैं खलीज फारस का नाम तब्दील कर देंगे। उनको नाम तब्दील करने का शौक, मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ इंडिया से उन्होंने कुछ सबक ले लिया है कि नाम तब्दील कर दो। इंडिया ने क्या किया भाई? इंडिया में तो नाम तब्दील होते हैं ना, मुसलमानों से मंसूब चीज़ें अगर हैं, तारीखी हैं, तो उसका नाम तब्दील कर दें। अरे भाई वो शरारती आदमी है, वो इसमें ट्राई कराना चाहता है। जो दोस्ती इनकी हुई है उस दोस्ती को तोड़ना चाहता है। अच्छा, वो ये ईरानी भी ज़्यादा इस पर परेशान नहीं हो। अब अपने नाम है को क्या फ़र्क पड़ता है? वो खलीज फारिसी कहेंगे लोग, पर्शियन गल्फ ही कहते हैं ना ये जी। अरेबियन सी कहते हैं, पर्शियन गल्फ कहते हैं, तो गल्फ तो वही रहेगा ना भाई। तो इसमें क्या बात है? तो ईरानियों को इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरा ज़ाती राय है। बाकी वो जाने, उनका काम बड़ी जज्बाती है इस मामले में वैसे ईरानी जी। तो चले देखते हैं बहरहाल ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं अपने दौरे में आखिर। लेकिन माई कम्प्लीमेंट मैंने भूल गया, वो ईरानियों को मैं बहुत बड़ी कम्प्लीमेंट देता हूँ ये मज़ाहमत वाली मामले पे। मज़ाहमत तो वो करा कि तहरीक जो है जितनी भी मज़ाहमत की उसके पीछे वो है। हमास के पीछे भी वही थे, हिजबुल्लाह के पीछे भी वही है, हूसियों के पीछे वही है जी। तो ये तो ईरान क्रेडिट गोज़ टू ईरान। जी बिल्कुल ठीक है। इसी जुमले के साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।